बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 174 मुलाहिज़ा फरमाएं। और तू कहाँ जाएगा, इतनी देर क्या करेगा? मुझे मिर्ज़ा गालिब के दफ्तर के सामने उतार देना। मैंने कहा उससे मिलकर मैं होटल ओसिस चला जाऊँगा और एसबी खान के नाम से कमरा लूँगा और तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगा। एसबी के खान मेरे दोनों नामों का मजमूआ था। सिकंदर बख्त, कबीर खान और बोसी ने जिस अंदाज से सारी लाया था उसे अंदाज़ा होता था कि वो भी समझ गया है। जब टैक्सी मुझे उतार के चली गई तो मैंने खुद को अखबार के दफ्तर की इमारत के सामने तन्हा पाया। इस इलाके में यही एक बिल्डिंग रोशनी और गहमा गहमी का मरकज़ नजर आती थी। बाकी कारोबारी इदारों के दफातर तारीक और वैरान पड़े हुए थे। बाहर एक तरफ मोटरसाइकिलें और साइकिलें कितार में खड़ी हुई थी तो दूसरी जानिब कारें सफ बस्ता थी। मैं ज़हनी जिस्मानी तौर पर थकन का शिकार था। दिमाग पर अभी तक उस नौजवान मैकेनिक की मौत का असर था और मेरी आंखों के सामने बार बार वो उसकी तस्वीर आ जाती थी जब वो हमसे 10 कदम आगे डांगरी पहुंचे और हाथ बगल में दबाए चल रहा था। हमसे किसी को ख्वाहिश के बावजूद खाना खाने का मौका नहीं मिला था और अब यही सूरत थी कि हम अपने अपने तौर पर जो मिले उसी से पेट भर लें। सर्दी के बायस मुझे गर्म चाय या काफ़ी की ख्वाहिश अलग थी। अखबार के दफ्तर में बेरा बनफ से नफीस कदम रंजा फरमाना कोई दानिशमंदी की बात ना था। कोई मुझे पहचान लेता तो ताज़ा तरीन खबर मेरी गिरफ्तारी लग जाती। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि अखबारी दुनिया के दानिश्वर लोग इस वक्त कितने मसरूफ़ होंगे। एक मुख्तसर से वक्फे में शहर की, मुल्क की और दुनिया की खबरों को जमा करना, अलग करना, तबात के आखिरी मराइल तक पहुँचा के सुबोदम पूरा अखबार पेश करना जुए शेर लाने से कम नहीं होता। और ये वो लोग थे जो हर रोज़ जुए शेर लाते थे। हर सुबह इस इत्मीनान के साथ रुखसत होते थे कि उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है और हर शाम इस एहसास के साथ लौटते थे कि उन्हें पहाड़ काटना है। चुनाचे ऐसी मसरूफियत के वक्त उनकी ज़ानत, कुव्वत मुशाहिदा और यादाश्त पर काम का दबाव होगा और कोई ना मुझे काबिल तवज्जो समझेगा ना नज़र उठा के देखेगा। काउंटर पर भी रश था। लोग प्रेस रिलीज देकर जा रहे थे और मुसर थे कि उनकी अंजुमन की तकरीब या उनके जलसे की खबर, कोई बयान या कोई तस्वीर सुबह की इशात में शामिल की जाए। हालांकि अब इसका वक्त गुजर चुका था। फिर अंदरूने मुल्क नामा निगारों के टेलीफोन आ रहे थे और वहीं बैठा हुआ ऑपरेटर मुसलसल चिल्ला रहा था और इधर की लाइन उधर मिला रहा था। हड़बोंग में मेरी आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से सुनी गई। क्या है जी, किसको बुलाना है? ऑपरेटर ने 10वीं बार पूछा। अरे भाई, मिर्ज़ा गालिब को कहो, राबिया बीबी उनका इंतज़ार कर रही हैं, मैंने कहा। और इस मरतबा ऑपरेटर ने लाइन मिला के मेरी बात दोहराई। इसका मतलब ये था कि मिर्ज़ा गालिब ने खुद रिसीवर उठाया था। मैं काउंटर से ज़रा हटकर खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा। गालिब 10 मिनट बाद नमूदार हुआ। जागर टाइप जूते, डेनिम की घुटने निकली हुई और प्योन लगी पतलून और चमड़े की जैकेट, परेशान बाल और परेशान सूरत। वो मुझे देखे बगैर मेरे सामने से नजरें घुमाता गुजर गया। उसके ज़हन में राबिया का नाम था। चुनाचे वो सिर्फ एक मानूस जनाना चेहरे को तलाश कर रहा था। बाकी चेहरे उसे नजर ही नहीं आ रहे थे। मैं चंद कदम उसके पीछे चला और जब वो बाहर निकल के इधर उधर देखने लगा तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अस्सलामु अलैकुम मिर्ज़ा। वो चौंक कर पलटा। अरे तुम सिकंदर बादशाह? तो ये तुम थे यार, जरा आहिस्ता। अच्छा हुआ कि तुमने बाहर आके मेरा नाम लिया। मैंने कहा मुझे काम है तुमसे, फुर्सत कब होगी? भाई हमारा काम तो खत्म हो गया, बस ऐसे ही दूसरों के काम में टांग अड़ा रहे थे। वो बोला, लोग जब कहते हैं कि एक काम है तो अमूमन पैसे उधार मांगते हैं। 10 रुपए होंगे तुम्हारे पास? मैं अंसा, हाँ 10 क्या 100 ले लेना, लेकिन काम जरा लंबा है, मेरे साथ चलो। और कैसे चलें भैया, अपना हवाई घोड़ा ले लें? वो बोला, मगर इस वक्त बहरे जुल्मात की जगह बहरे मुंजमिद शुमाली में घोड़े दौड़ाने वाली बात होगी। असलाफ में शामिल हो जाएंगे। मोटरसाइकिल छोड़ वैसे ही चलते हैं। मैंने खाना भी नहीं खाया। वो तो हमने भी नहीं खाया। आपने याद दिलाया तो हमें याद आया। गालिब ने कहा, किस किस्म का खाना खाओगे? जैसा करीब मिले और जैसा खाया जा सके, मैंने कहा। लेकिन पहले ये बताओ कि चौधरी दिलावर के केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? चौधरी दिलावर का केस? वो सोचते हुए बोला, कौन सा केस? कोई नया गुल खिलाया उसने? यार इतनी सर्दी में गर्मा गर्म लतीफ़े भी मज़ा नहीं देते। मैंने कहा, यार हद हो गई। हम तो खुद मानते हैं कि हम उल्लू हैं, अब आप क्यों उल्लू बनाने पर तुले हुए हैं? बाखुदा हमको उसके किसी केस की खबर नहीं। बड़ा केस होता तो बड़ी खबर बनती और हम भी सुन लेते। वो बोला, यानी चौधरी दिलावर का कत्ल इतनी छोटी खबर है कि किसी ने पढ़ी नहीं? मैंने बिन्ना के कहा। गालिब चौंका और एकदम रुक गया। कत्ल? उसे कत्ल कर दिया है किसी ने? वो चिल्लाया, यहाँ आके बता रहे हो मुझे ये बात? चलो वापस। उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। स्टॉप प्रेस न्यूज लाइन है। मैंने अपना हाथ चुरा लिया। 1 मिनट ठहरो, क्या वाकई तुमको नहीं मालूम? कसम खुदा की अभी इस शहर में किसी अखबार वाले को नहीं मालूम। वो बेचैनी से बोला, देखो सिकंदर बादशाह, अपना तो यही कैरियर है। तुम जो स्टोरी लाए हो, जो मालूम है वो बताओ। इतना बड़ा धमाका? मिर्ज़ा गालिब, क्या तुमने शाम का अखबार नहीं देखा?
जो सुबह के बाद आया था। मैंने उसे फिर रोक लिया। कौन सा अखबार? गालिब ने कहा। शाम के सारे अखबार मेरे डेस्क पर पड़े हैं और उनमें यही खबर नहीं देखी तुमने? मैंने बरहमी से कहा, बेवकूफ बनाने का ड्रामा बंद करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम नाम बताओ अखबार का। हम तो हर अखबार की प्रिंट लाइन तक खूर्दबीन से देखते हैं। हमारी सैनिक के शीशे वो भी पढ़ लेते हैं जो शाया नहीं होता। वो बोला, किस अखबार की बात कर रहे हो तुम? मेरा दिमाग चकरा गया। गालिब संजीदा था और होश में बात कर रहा था। मैंने उसे नाम बताया तो वो मुझे 5 मिनट इंतजार करने का कहकर वापस गया। क्या ये हो सकता है कि सिर्फ एक ही अखबार के नुमाइंदे को सबसे पहले खबर मिली हो और उसने दूसरों को बताए बगैर धमाका किया हो? मगर धमाके को भी अब तो 10-12 घंटे हो चुके हैं। ये खबर तो जंगल की आग बनकर फैलने वाली थी। अगर इसको दबाना मकसूद होता तो उस वक्त कुछ हो सकता था जब पहला अखबारी नुमाइंदा नमूदार हुआ था। एक अखबार में छप गई तो गोया सब में छप गई। लेकिन कमाल है कि इतने बड़े अखबार का इतना सीनियर और पुराना सहाफी अभी तक बेखबर है। 5 मिनट से भी कम वक्त में गालिब फिर नमूदार हुआ तो उसके हाथ में वही शाम का अखबार था। लो ये देखो, बताओ कहाँ है वो खबर? उसने अखबार मुझे थमा कर कहा। यही अखबार था ना? हाँ, अखबार तो यही था। मैंने पहले सफ़े पर एक सरसरी निगाह डाली और मेरी अकल खब्त हो गई। मैंने अखबार को ऊपर से नीचे तक देखा। उसमें हर खबर मुख्तलिफ थी। मैंने नज़र उठाकर गालिब को देखा। वो मुझे यूं देख रहा था जैसे कोई समझदार बाप अपने शरीफ ज़ादे को पहली बार नशे में गुम लूटने पर देखता है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ अंदर की जेब में गया और मैंने वो अखबार निकाल लिया जो इत्तफाक से अभी तक महफूज था, वरना मेरे मोहसिन और राबिया के पढ़ लेने के बाद इसकी कोई अहमियत नहीं रही थी कि उसे ज़रूरत के लिए संभाल कर रखा जाता। मैंने वो अखबार गालिब की तरफ बढ़ाया। गालिब ने तय दर तय अखबार खोला और स्ट्रीट लाइट की रोशनी के रुख करके पढ़ा। वो एकदम हंसा। सिकंदर बादशाह, तुम वक्त से 24 घंटे पीछे चल रहे हो। वो बोला, ये कल का अखबार है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अखबार उससे छीन कर तारीख देखी। तारीख 1 दिन पहले की थी। यार गालिब, तुम ये मत समझना कि मैंने दानिस्ता या ना दानिस्ता चरस भरी सिगरेट पी लिया है या मेरा दिमाग वैसे ही चल गया है। यह अखबार मैंने आज खरीदा था और एक आकर से वो चिल्ला चिल्ला कर अखबार बेच रहा था और यही ऐलान कर रहा था, तुम देखो ये खबर तो है मगर ये कोई गड़बड़ है। वो अखबार देकर बोला, चलो पहले कुछ खा पी लें फिर ये मुअम्मा भी हल करते हैं। तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। अखबार वालों ने फ्रॉड किया है? मैंने कहा, उनको कितने नफिल का सवाब मिला होगा। इसमें सवाब अजाब का क्या जिक्र, हम समझ रहे हैं बात को। अभी तुमको भी समझा देते हैं। उसने एक रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला। अंदर से गर्म हवा का झोंका आया जिसमें खानों की और चाय की खुशबू थी, लेकिन मेरी भूख गायब हो चुकी थी। अलबत्ता गालिब मेरे मुकाबले में ज्यादा पुरसुकून रहा। उसने इसरार करके मुझे भी खाना खिलाया और खुद भी डट कर खाया। फिर उसने काफ़ी मंगवाई और मेरे पैकेट में से सिगरेट जलाई। दरमियान में उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब सुनाओ ज़रा अहवाले वाक़ई, आखिर ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? वो बोला। मैंने उसे कम से कम अल्फाज में बताया कि किस तरह हम टैडी के घर से फरार हुए थे और किस तरह शामत आमाल उस घर में ले गई थी जहाँ पहले मेरे वालिद रहते थे और अब एक रिटायर्ड जज रहता था। मैंने जज की ज़बानी होने वाली इंकिशाफात का जिक्र किया और बताया कि अखबार मैंने वापसी 12:30-1 बजे के करीब लिखा था। बजाय वहीं से कोई मेरे पीछे लग गया था जिसने ओरिएंट होटल तक मेरा ताकुब किया और पुलिस को इतला दी। अब वहां से कैसे निकले, किस तरह राबिया से मिले और इस वक्त कहाँ से आ रहे थे, ये सब गालिब ने बड़ी तवज्जो से सुना। फिर मैंने मोहसिन के ख्याल का जिक्र किया जिसे अब तक मजूब की बड़ समझते हुए मैंने ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। लेकिन अब मैं एतराफ़ करने पर मजबूर था कि मोहसिन वाकई साहिब कशफ व करामात है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज ही उसने अंधेरे में तीर चलाया था, निशाने पर लग गया। ऐसे तो सब वली होने का दावा कर सकते हैं। वो बाप बेटे थे ना जो कहते थे कि दुनिया में खम से सच्चा कोई नहीं। बाप कहता था कल बारिश होगी, बेटा कहता था कल बारिश नहीं होगी। कभी एक की बात सच होती थी, कभी दूसरे की। मैं अभी कहूँ कि सुबह जलजला आएगा, आ गया तो मैं साहिब कशफ व करामात वरना पागल। मिर्जा गालिब अगर दिलावर मरा नहीं तो कौन मरा है? मैंने कहा, ये तुमको मालूम करना है, लेकिन उससे पहले मुझे वो बात बताओ जो मेरी नाकस अकल में नहीं आ रही। एक तारीख के 2 अखबार कैसे हो गए? जहां तक हमारी फहमो फरासत को दखल है, मिर्जा गालिब ने कहा, तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि फराड अखबार वालों के साथ किया गया है। कल जब अखबार छप गया तो उसकी वो कापी चुरा ली गई या किसी बेईमानी से खरीद ली गई जो बेमसरफ हो गई थी। मतलब इस कापी से जिस पर खबरें जोड़ी जाती हैं अखबार छापा जाता है। जहां तक हमें याद पड़ता है इसी जगह कल दूसरी खबर थी। किसी अफ्रीकी रियासत में फौजी इनकलाब आने और नाकाम होने की खबर थी। किसी ने उस खबर को निकाल दिया और एक नई खबर की किताबत कराई गई, सुर्खी लिखवाई गई और असल खबर की जगह लगा दी गई। किताबत तो ठीक है लेकिन खबर की जबान साफियाना नहीं है। इसमें कुछ पर्सनल टच है। रिपोर्टिंग में और स्टोरी राइटिंग में फर्क है और ये किसी रिपोर्टर की जबान नहीं है। इसमें अफसानवी रंग है। खैर, तो ये कल की कापी काफी महारत के साथ बदल दी गई।
یہ خاصا ٹیکنیکل کام ہے اور بہت پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ اسکیم پہلے ہی تیار کر لی گئی ہوگی، سرخی کے ساتھ خبر بھی کتابت کرائی جا چکی ہوگی، کسی کاپی جوڑنے والے سے بھی بات طے ہوگی۔ اب ممکن ہے یہ کوئی نہ بتا سکے کہ کاتب کہاں سے لیا گیا تھا اور کاپی جوڑنے والا کہاں سے، تاہم انہوں نے بھاری معاوضے پر یہ کام کر دیا۔ ایک کاتب یا کاپی پیسٹر کے لیے 10,000 بھی بھاری معاوضہ ہے۔ پھر دن کے وقت کسی اخبار کے پریس میں مشین، بین وغیرہ کی مدد سے بدلی ہوئی خبر کے ساتھ اخبار کی 150 کاپیاں چھاپ لی گئی۔ کیا ان کو الہام ہوا تھا کہ اس وقت میں فلاں جگہ سے گزروں گا؟ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم کہاں ہو، غالب نے کہا۔ انہوں نے کسی لڑکے کو چند منٹ کے لیے وہاں کھڑا کر دیا اور اس نے تم کو دیکھتے ہی اناؤنسمنٹ شروع کر دی۔ چند منٹ میں اس کے پاس سے کتنے اخبار نکلے ہوں گے؟ یہی 4-5، اور وہ بھی غیر متعلقہ افراد نے محض تجسس میں خرید لیے ہوں گے، یا انہوں نے جو پڑھتے ہی شام کا اخبار ہے۔ خبر شہر میں کیسے پھیل سکتی تھی؟ اب تو ہم کہیں کہ خریدار بھی انہی کے تھے تو بعید از قیاس نہیں، اگر تم ادھر نہ جاتے تو یہ اخبار کسی اور جگہ تمہارے ہاتھ میں تھمایا جاتا۔ لیکن ہم تو کسی پروگرام کے بغیر ادھر چلے گئے تھے۔ نہیں، تم کو انکل ٹیڈی کے گھر سے نکالا گیا تھا، غالب بولا، اور ان کی توقعات کے مطابق تم نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ تم پیچھے سے فرار ہوئے تھے جہاں وہ تم کو دیکھ رہے تھے۔ خلاف توقع صرف ایک بات ہوئی جب تم شمشاد کے گھر میں چلے گئے تھے اور پھر اس کی کار میں روانہ ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بعد میں شمشاد ہی سے پوچھا ہوگا کہ وہ بیمانوں کو کہاں چھوڑنے گیا تھا، اور اس نے بتا دیا ہوگا۔ اسے ہم نے ضلع کچہری سے ذرا آگے اتار دیا تھا۔ اس نے کیا بتایا ہوگا؟ میں نے کہا۔ باقی ان کا اندازہ تھا جو درست ثابت ہوا، غالب نے کہا۔ تمہارا رخ کدھر تھا آخر؟ اسی سمت میں جہاں تم اکثر جاتے رہتے ہو۔ گاڑی کہاں کھڑی کی تھی تم نے؟ اپنے پرانے گھر کے اندر، میں نے کہا۔ غالباً سا انہوں نے گاڑی دیکھ لی ہوگی۔ کتنی دیر کھڑی رہی تھی وہاں گاڑی؟ کافی دیر تک، میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے تک، میں نے احمقوں کی طرح کہا۔ کافی مہلت دی تم نے انہیں، غالب بولا۔ شمشاد تو آدھے گھنٹے بعد ہی واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا، اور اس کو کیا ضرورت تھی تمہارے غیر شریفانہ سلوک کے بعد کچھ چھپانے کی؟ وہ ڈرا ہوگا یا ڈرا دیا گیا ہوگا کہ جھوٹ بولنے سے زیادہ خرابی ہوگی۔ انہیں بہت زیادہ وقت تو نہیں ملا، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی یا تمہاری بدقسمتی کہ ان کا اندازہ درست ثابت ہوا اور تم ماڈل ٹاؤن میں دریافت ہو گئے۔ باقی انتظام مکمل تھا۔ مرزا غالب، محسن کی بات کو تمہاری بات کے ساتھ ملا کے سمجھا جائے تو معمہ حل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس میں ایک بہت بڑا سکم ہے، میں نے کہا۔ ہمیں ڈیڈی کے گھر سے نکالنے والوں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم زندہ سلامت نکل جائیں۔ انہوں نے تو رابعہ کی گاڑی میں بم فٹ کر کے ہمارا کام تمام کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ پھر یہ اخبار کے ذریعے جعلی خبر مجھ تک پہنچانے کا انتظام انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ انتظام پہلے کر لیا گیا تھا اور بعد میں بم رکھا گیا تھا۔ وہ مجھے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے تو اخبار کے ذریعے جھوٹی خبر پہنچانے کا بندوبست تو بے مقصد ہو چکا تھا۔ کیا وہ اس کی کاپی مجھے عدم آباد ارسال کرتے؟ ہم نے آپ کی بکواس بڑے تحمل سے سنی، غالب بولا۔ اب آپ بھی ذرا تحمل سے کام لیتے ہوئے ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں جس پر سے ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ چودھری صاحب کو ہرگز آپ کی وفات مطلوب نہیں تھی۔ رابعہ کی کار میں بم رابعہ کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ مجھ پر دہشت زدہ سکتا سا طاری ہو گیا رابعہ کو۔ اب وہ اس حد تک گر گئے ہیں۔ وہ مقولہ ہمیشہ صحیح رہے گا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، مرزا غالب نے کہا۔ امریکی آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ایٹم بم استعمال نہ کرتے تو جاپان ہتھیار نہ ڈالتا اور جنگ جاری رہتی تو اس سے کہیں زیادہ لوگ مارے جاتے۔ ایٹم بم سے ہلاک ہوئے تھے، یہ جمع تفریق کا سیدھا سا سوال تھا، لیکن اس کے دوسرے پہلو سے بھی دیکھا گیا کہ ایٹم بم سے ہلاک ہونے والے جارحیت کا ارتکاب کرنے والے ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہتھیار نہ ڈالتا تو مرنے والے دوسرے ہوتے جو بقول فاتح کے امن پسند تھے۔ چنانچہ برادران کلان رابعہ کا قتل ایک ایٹم بم ہوتا، جس کے بعد تم جنگ میں اپنی خار مان لیتے۔ اس نقصان عظیم کے بعد تمہارے لیے فتح بے مقصد ہو جاتی اور تمہارا حوصلہ اتنا پست ہو جاتا کہ شاید تم انتقام کے پاگل پن میں سیدھے دلاور کو قتل کرنے پہنچتے اور پھر خود کو گولی مار لیتے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ چنانچہ دلاور وقتی طور پر غائب ہو گیا تھا اور تم کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ خود بھی قتل ہو گیا ہے۔ اب تم انتقام بھی لوگے تو کس سے؟ صرف اپنے آپ سے؟ دنیا کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے یا خودکشی کر لو گے؟ یہی دلاور چاہتا تھا۔ اس کی اسکیم کسی کی تدبیر سے فیل نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور صداقت کا وجود قائم رکھنے کے لیے یہ اہتمام تقدیر نے کیا۔ صداقت یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا خاص زبردست ہے۔ شکاری رابعہ کے پیچھے پیچھے پہنچے تھے۔ جب وہ تمہارے پاس گئی تو ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ گاڑی تمہارے سپرد کرنے گئی ہے۔ یکلخت مجھے ایک خیال آیا، غلط۔ وہ مشکل سے چند منٹ رکی تھی، پھر محسن اسے چھوڑنے گیا تھا، اور اگر اس عرصے میں انہوں نے بم رکھ دیا تھا تو وہ دونوں مارے جاتے، مگر محسن 10 منٹ میں لوٹ آیا تھا۔ اچھا تو پھر انہوں نے بم بعد میں رکھا، غالب بولا۔ محسن اور رابعہ کے آنے سے ان کو وقت نہیں ملا ہوگا اور وہ چھپ گئے ہوں گے۔ 10 منٹ بعد وہ دیکھ نہیں سکے ہوں گے کہ گاڑی میں صرف محسن واپس آیا ہے یا اس کے ساتھ رابعہ بھی واپس آئی ہے۔
उन्होंने सोचा होगा कि वो दोनों किसी काम से गए थे और जल्द ही लौट आए। फिर उन्होंने बम फिट किया और चले गए। उनको वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। वो दूसरी टीम थी जिसने तुमको डैडी के घर से फरार होने पर मजबूर किया और अकबी गली से निकाला। वो नहीं चाहते थे कि तुम सामने से निकलो और गाड़ी में जाओ। उनके ख्याल के मुताबिक राबिया अंदर ही तुम्हारे साथ थी और जब तुम निकले तो तुम्हारे साथ नहीं थी। जाहिर है उनको अपनी कामयाबी का यकीन था कि अब राबिया अपनी गाड़ी में ही वापस जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गाड़ी वहीं खड़ी रही। कल के अखबार में गाड़ी में बम धमाका होने की खबर अगर ना होती तो दिलावर शायद 1 नंबर टीम से पूछता कि ये क्या है और वो देखने जाते, लेकिन अब उसे मालूम हो जाएगा कि 1 नंबर टीम भी कामयाब रही और 2 नंबर ने भी अपना काम बिल्कुल प्लानिंग के मुताबिक किया और बोगस खबर वाला अखबार सिकंदर बख्त को पहुंचा दिया। और वहां से पुलिस का कोई मुखबर मेरे पीछे लग गया। मैंने कहा, इस ख्याल से मेरा वजूद अभी तक लर्ज रहा था कि बम के धमाके से सचमुच राबिया मारी जाती तो मेरा क्या होता। शायद वही होता जो दिलावर चाहता था। जरा सी एहतियात पसंदी की आदत के बायस मैंने राबिया को रोक लिया और राबिया की जगह वो मैकेनिक मारा गया। अब दिलावर को खबर मिल चुकी होगी कि राबिया उस कार में जलकर मर गई है। वहाँ कुछ गवाहों ने भी तस्दीक कर दी होगी, मसलन गैराज के मालिक ने कि एक औरत आई तो थी और उसे कोई बुला कर ले गया था। गालिब ने कहा मरने वाला एक मैकेनिक था। कल तक ये गलतफहमी रफा हो जाएगी क्योंकि राबिया अपनी कार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गई है। रिपोर्ट लिखवाने का वक्त धमाके से बहुत पहले का होगा। दिलावर समझ जाएगा कि धमाके से राबिया नहीं मरी, मैकेनिक मारा गया। लेकिन इस नाकामी की खबर दिलावर को बहुत मुश्तइल करेगी। मैंने मुस्तरीब लहजे में कहा, और वो एक नाकामी से दिल बर्दाश्त होने वाला आदमी नहीं है। राबिया की जिंदगी को सख्त खतरा लाहक है गालिब। मैं इस ख्याल से इत्तफाक करता हूँ, गालिब ने कहा। वो दूसरा एटम बम बहुत जल्द गिराएंगे। मुझे फौरन कुछ करना होगा गालिब, मैंने उठते हुए कहा। राबिया को इस तरह नहीं फिरना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरी शिकस्त का सबब बन चुकी है। वो हर जगह हर वक्त शिकारी कुत्तों में घिरी हुई है और हर शिकारी दुश्मन के लिए सबसे आसान निशाना है। मैंने सो का एक नोट मेज पर रखा और बाहर निकल आया।